दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑडिटिंग से एमसीक्यूज़। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 तक कर चुके हैं और आज हम लोग ऑडिटिंग में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन से एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, यानी कि अंकेक्षण के उद्देश्य, महत्व एवं सीमाएं। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी जो चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक पार्ट 4 तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। 1994 से 2020 तक के क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इससे पहले हम लोग पार्ट 4 तक कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 89 तक देख चुके हैं, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 से आगे करेंगे और आज हमारा पार्ट 5 होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ए कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय। कंपनी लेखा परीक्षक को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले खाली स्थान द्वारा निकाला जा सकता है। ए शेयर होल्डर्स के द्वारा, बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, डी स्टेट गवर्नमेंट, ई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। देखिए जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय। कंपनी लेखा परीक्षक को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा निकाला जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कंपनी ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा होता है। हर साल शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और शेयर होल्डर्स ये डिसाइड करते हैं कि किस ऑडिटर को रखना है और कितने साल के लिए, यानी कि 5 साल के लिए रखना है। ठीक है, तो हर ईयर जो उनकी मीटिंग होती है उसमें उन ऑडिटर का नाम का अनुमोदन लिया जाता है और उनको रखा जाता है। और इसमें ये होता है 5 साल के लिए रखा जाता है, लेकिन अगर कोई ऑडिटर कोई गलत तरीके से कोई कार्य कर रहा है तो 5 साल से पहले उनको निकालने का भी अधिकार शेयर होल्डर्स को होता है। तो ये कौन हटाते हैं उसको, यानी कि कोई लेखा परीक्षक को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले शेयर होल्डर्स द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा शेयर होल्डर्स, शेयर धारकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। ऑडिटर हैज टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू। लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन खाली स्थान के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ए डायरेक्टर्स निदेशकों, बी क्रेडिटर्स ऋणदाताओं, सी शेयर होल्डर्स शेयर धारकों, डी गवर्नमेंट सरकार, ए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कंपनी का रजिस्ट्रार। देखिए जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। तो ऑडिटर हैज टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, वो करेगा शेयर होल्डर्स को करेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही ऑडिटर को अपॉइंट करती है कि आपको 5 साल के लिए यहाँ पे कंपनी में काम करना है। ठीक है, तो ऑडिटर जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा वो शेयर होल्डर्स को सबमिट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, शेयर होल्डर्स शेयर धारकों के द्वारा, शेयर धारकों को। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। सिविल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लायबिलिटी फॉर। लेखा परीक्षक की नागरिक देयता का निहितार्थ है खाली स्थान हेतु देयता। ए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, बी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सी फ्रॉड, डी मिसफिसेंस, ई नॉट चेकिंग अकाउंट्स प्रॉपर्ली। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सिविल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लायबिलिटी फॉर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ई नॉट चेकिंग अकाउंट्स प्रॉपर्ली। ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। एन ऑडिटर इज हेल्ड क्रिमिनली लिएबल फॉर। लेखा परीक्षक को खाली स्थान के लिए आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जाता है। ए लॉस टू हिज क्लाइंट, बी नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, सी ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, डी फ्रॉड्स, ई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है एन ऑडिटर इज हेल्ड क्रिमिनली लिएबल फॉर, तो लेखा परीक्षक को खाली स्थान के लिए आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, संविधिक प्रावधानों के विरुद्ध अपराधों। ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर, लेखा परीक्षा खाली स्थान के लिए विलासिता है। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, बी पार्टनरशिप फर्म, सी स्मॉल शॉपकीपर, डी गवर्नमेंट कंपनी, ई कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऑडिटिंग जो है स्मॉल शॉपकीपर के लिए लग्जरी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, स्मॉल शॉपकीपर। और ये क्वेश्चन जो है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? 1. A person having qualified and recognized by ICAI as practicing CA. 2. A body corporate. 3. A person holding shares of the company having voting rights. निम्नलिखित में से कौन एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य है? 1. एक व्यक्ति जो ICAI द्वारा योग्य और मान्यता प्राप्त है तथा CA के रूप में अभ्यासरत है। 2. एक कॉर्पोरेट निकाय। 3. एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी का शेयर है और उसे वोट देने का अधिकार है। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ओनली 1, यानी कि 1 नंबर में जो दिया हुआ है, पर्सन हैविंग क्वालिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAI एज प्रैक्टिसिंग CA। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक ऑडिट एजम्पशन? निम्न में से कौन सा बुनियादी लेखा परीक्षण अवधारणा का एक हिस्सा नहीं है? ए ट्रू एंड फेयर व्यूज, सही और निष्पक्ष जांच। बी इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर, लेखा परीक्षक की परस्पर निर्भरता। सी मटेरियलिटी, अहमियत। डी एथिकल कंडक्ट, नैतिक आचरण। ई रिपोर्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस, लेखा परीक्षा साक्ष्यों की रिपोर्ट। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक ऑडिट एजम्पशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर, लेखा परीक्षक की परस्पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस? निम्न में से कौन सा लेखा परीक्षा साक्ष्य को इकट्ठा करने का एक तरीका नहीं है? ए रिपोर्टिंग, बी इंस्पेक्शन, सी ऑब्जर्वेशन, डी इंक्वायरी, ई कंप्यूटेशंस। तो ये जो क्वेश्चन है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिट एविडेंस के लिए हमें किस किस चीज़ से एविडेंस मिल सकता है? तो देखिए, इंस्पेक्शन से, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी और कंप्यूटेशन से मिल सकता है। रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्टिंग जो ऑडिटर डेटा को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करता है और वो जो शेयर होल्डर्स को देता है, ठीक है, तो वो रिपोर्टिंग करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? निम्नलिखित में कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए डिटेक्शन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का पता लगाना। बी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का सत्यापन। सी पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड्स, धोखाधड़ी के लिए सजा। डी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, धोखाधड़ी की रोकथाम। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? इनमें से ऑडिटिंग का जो है उद्देश्य नहीं है, कौन सा है जो ऑडिटिंग का उद्देश्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड्स, धोखाधड़ी के लिए सजा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन, अंकेक्षण रिपोर्ट देता है। ए ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स, खातों की सत्यता पर। बी फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स, खातों की निष्पक्षता पर। सी वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स, खातों की वैधता पर। डी ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन, तो ऑडिटर किस पे रिपोर्ट अपनी तैयार करता है, किस पे देता है? खातों की सत्यता पर। ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स इस पे देता है। फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स, खातों की निष्पक्षता पर। सी में दिया वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स, खातों की वैधता पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन जो है यूपी TGT 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। विच इज नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? ए रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बी वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सी डिटेक्शन ऑफ एरर्स। डी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। तो अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री करना जो है, मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, ऑडिटिंग का उद्देश्य नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज,
प्रमाणन का उद्देश्य है। ए गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना। बी गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना। सी ए बी बोथ, डी नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना। तो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, उसकी जानकारी जो है आपको वाउचर से ही मिलता है, ठीक है। बी में दिया गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, और नॉन बिजनेस यानी कि गैर व्यापारिक लेन देन जो कि नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसकी भी जानकारी आपको वाउचर से ही मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज विच ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सोशल, इकोनॉमिक, प्राइमरी, सब्सिडरी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, सब्सिडरी, सहायक। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ए रूटीन चेकिंग, बी इंटरनल चेक, सी वेरिफिकेशन, डी वाउचिंग। तो आपको पता है कि बिना वाउचर के आप ऑडिटिंग का काम नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, वाउचिंग, प्रमाणन को। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ए डिटेक्शन ऑफ एरर्स, बी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, सी टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति का प्रदर्शन करता है। डी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, कपटों एवं त्रुटियों का पता लगाना तथा रुकना। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, तो ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक लेखा परीक्षक के अधिकार हैं? ए टू रिसीव रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक प्राप्त करना। बी टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेना। सी टू अटेंड द जनरल मीटिंग, आम बैठक में भाग लेना। सी डी टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, शाखा कार्यालय का दौरा करना। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक लेखा परीक्षक के अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी। तो सी में क्या दिया हुआ है? ए टू रिसीव रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक प्राप्त करना। फिर सी है टू अटेंड जनरल मीटिंग, आम बैठक में भाग लेना। और डी टू विजिट ब्रांच ऑफिस। तो ये ऑडिटर के राइट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए प्रबंधन द्वारा, बी सरकार द्वारा, सी अंशधारियों द्वारा, डी कर्मचारियों द्वारा। टीसीटी 2011 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, छल कपट में निम्नलिखित सम्मिलित है। धन का गबन, माल का गबन, उपरोक्त सभी, हिसाब किताब में गड़बड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। सामान्यतः छल कपट का आशय जानबूझकर लेखों में त्रुटि करने से होता है, अर्थात यदि रखे जाने वाले हिसाब किताब के लेखे में कर्मचारी द्वारा जानबूझकर गड़बड़ी की जाती है तो इसे छल कपट कहा जाता है। तो छल कपट संबंधी त्रुटियों का पता लगाना आसान नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, हिसाब किताब में गड़बड़ी। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, एक छोटे एकाकी व्यापार को सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि ए इसका क्षेत्र सीमित होता है, बी इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, सी वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, एक छोटे एकाकी व्यापार को सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, वैधानिक रूप से यह अनिवार्य नहीं है। क्योंकि जो स्मॉल शॉपकीपर होते हैं, छोटा व्यापारी जो व्यापार करता है छोटे स्तर पे, तो उसको अंकेक्षण करवाना कोई मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा, वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। ए सामाजिक उद्देश्य, बी मुख्य उद्देश्य, सी सहायक उद्देश्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन जो है टीएसटी 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, कार्यालय के लैपटॉप का घरेलू उपयोग करना है। ए श्रम का गमन, बी माल का गमन, सी संपत्ति का गमन, डी रोकड़ का गमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी, कार्यालय के लैपटॉप का घरेलू उपयोग करना संपत्ति का गमन कहलाएगा। यानी जो कार्यालय के जो लैपटॉप होते हैं, अगर उसको आप घर में ले जाकर यूज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, संपत्ति, यानी कि आपका लैपटॉप जो होता है वो एसेट कहलाता है, तो वो संपत्ति का गमन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। और ये क्वेश्चन जो है टीएसटी 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कार्य अंकेक्षक का है। ए खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना, बी अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, सी कमी को ढूंढना एवं रोकना, डी उपयुक्त में से सभी। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है, तो अंकेक्षक का कार्य क्या है, खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना, ये तो है ही। बी में दिया अशुद्धियों को ढूंढना या रोकना, ये भी काम उसका है। सी में दिया कमी को ढूंढना या रोकना, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। तो ये क्वेश्चन जो है टीएसटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ए वैधानिक रूप से यह अनिवार्य नहीं है, बी इसका क्षेत्र सीमित है, सी इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वैधानिक रूप से यह अनिवार्य नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। और ये क्वेश्चन जो है टीएसटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य है। ए त्रुटियों एवं छल कपट का पता लगाना, बी त्रुटियों एवं छल कपट को रोकना, सी लेखा तथा दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता एवं वैधता का पता लगाना, डी उपयुक्त सभी। तो अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य जो होता है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है लेखा तथा दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता और वैधता का पता लगाना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। ये क्वेश्चन जो है टीएसटी 2009 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है। ए श्रम का गमन, बी संपत्ति का गमन, सी सुविधा का गमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्यालय टेलीफोन का अगर घर में आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका संपत्ति का गमन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, संपत्ति का गमन। ये क्वेश्चन जो है टीएसटी 2009 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, यदि एक कंपनी अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। ए दीवानी लापरवाही के लिए, बी कर्तव्य भंग के लिए, सी आपराधिक लापरवाही के लिए, डी वित्तीय अनियमितता के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। यदि एक कंपनी अंकेक्षक अपने कर्तव्य निष्पादन में कुछ अनुचित करता है जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है तो उसे दीवानी लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। और ये क्वेश्चन जो है टीएसटी 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, अंकेक्षक का कार्य है। ए खातों में गणितीय शुद्धता की जांच करना, बी अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, सी कपट को ढूंढना एवं रोकना, डी उपयुक्त सभी। तो अंकेक्षक का कार्य क्या है, खातों में गणितीय शुद्धता की जांच करना, ठीक है। बी में है अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, ये भी उसी का काम है। और सी में दिया कपट को ढूंढना एवं रोकना, जी हाँ, ये भी बिल्कुल अंकेक्षक का कार्य होता है। और डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन जो है टीएसटी 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, द सब्सिडरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। ए डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, बी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, सी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, अशुद्धियों तथा छल कपट का पता लगाना है, उन्हें रोकना। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए टू वेरीफाई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, खातों के विवरण पत्रों का सत्यापन करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ए डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, बी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, सी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, डी टू इंश्योर दैट फाइनल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो होता है इनका, टू इंश्योर दैट फाइनल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस, यह सुनिश्चित करना कि अंतिम खाते में विवरण पत्र व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर, अंकेक्षण का उद्देश्य है ए डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, बी डिटेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर्स, सी डिटेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑडिटिंग का जो उद्देश्य होता है वो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स यानी जालसाजी का पता लगाना होता है, लिपिकीय अशुद्धियों को पता लगाना यानी डिटेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर्स भी होता है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, बी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, सी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, डी टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंसर्न। तो इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट किया गया है और ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इज, लेखा परीक्षण की सीमा है ए डैट इट डज नॉट रिवील कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस, की यह व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता, बी डैट इट डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, की यह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता, सी डैट ऑडिटर में बाई बेस्ट की लेखा परीक्षक पक्षपातपूर्ण हो सकता है, डी ऑल द एबव, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ऑल द एबव, यानी कि इट डज नॉट रिवील कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस, ये व्यवसाय को पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता है, खातों को सही होने की गारंटी नहीं देता और लेखा परीक्षक पक्षपातपूर्ण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर कैन बी, एक अंकेक्षक का दायित्व हो सकता है ए सिविल, बी क्रिमिनल, बी सिविल एंड क्रिमिनल, डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, टू फाइंड आउट एक्यूरेसी कंप्लीटनेस ऑफ वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, लेखा तथा दस्तावेज सत्यता पूर्णता वैधता का पता लगाना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, टू फाइंड आउट एक्यूरेसी कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लेखा तथा दस्तावेजों की सत्यता पूर्णता एवं वैधता का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। अंडर इंटेंसिव चेकिंग, गहन जांच के अंतर्गत ए ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, बी स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, सी ओनली कैश बुक इज एग्जामिन्ड, डी नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है अंडर इंटेंसिव चेकिंग, गहन जांच के अंतर्गत, तो गहन जांच के अंतर्गत केवल क्या होता है, स्पेसिफिक बुक ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट फाइल्स। तो करेक्ट सीक्वेंस इन विच द ऑडिटर प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट इज, निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार कीजिए और बताइए कि सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन, यानी कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इन बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आएगा वो लेखा परीक्षण कार्यक्रम आएगा, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम सबसे पहले आता है। सेकंड में आपका आएगा ऑडिट नोटबुक, ठीक है। थर्ड में आपका आएगा ऑडिट फाइल्स और फोर्थ में आएगा आपका ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। व्हेन द ऑडिट इज कंडक्टेड एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर इट इज कॉल्ड एज, जब अंकेक्षण नियमित अथवा अनियमित अंतराल पर वर्ष भर चलता रहता है तो उसे कहा जाता है। देखिए ये 3 से 4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। द ऑडिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या होता है? कंपलसरी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, कंपलसरी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का अंकेक्षण वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसे स्टेटरी ऑडिट भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, कंपलसरी। ये क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगे? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।